नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? सारे सारे बढ़िया हो, कुशल मंगल हो। देखिए, पॉलिटी स्पेशल का बैच चलाया हुआ है। पॉलिटी स्पेशल में आपको काफी हद तक चीजें समझने में आसान होगी। और मैं आपको बता दूं, जितना मैं आपके सामने यहाँ पे नोट्स वगैरह ये आपके सामने पेश करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियन पॉलिटी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी में ये इसका एक अपना अलग योगदान है। और अगर आप बात करते हो एसएससी सीजीएल सीपीओ के लेवल तक, तो वहां पे एसआई लेवल तक भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी स्पेशल से। और पॉलिटी स्पेशल का बैच मैंने चलाया है, आपको एक नोट्स, अगर मैं कहूँ तो एक बहुत ही सक्सेसफुल क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ध्यान दे थोड़ा सा। आज थोड़ी ठीक है, टैबलेट वगैरह ली थी, कुछ प्रॉब्लम थी, जो टैबलेट की वजह थोड़ी जुबान जो है वो मेरी तुतला सी रही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करेंगे बेटर। आइए तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको दो युद्ध पढ़ाए थे कल की क्लास में, मैंने आपको दो युद्ध पढ़ाए थे, पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ठीक है। वो उनके बाद में हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। उनके बाद की जो कहानी है वो हुई होती है 1765 की इलाहाबाद की संधि द्वारा, ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, जो ज्वाइनिंग हुई थी, ट्रीटी जो हुई थी इलाहाबाद की दोस्तों, वो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय जो अवध का नवाब और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, ठीक है। ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें 1765 की, जब इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि के बाद से इसने बंगाल बिहार प्रांत के सारे जो राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था वो अंग्रेजों के पास चला गया था, ठीक है। उन्हें पता था कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो फाइट हुई थी वो फाइट जीत चुका था। जब फाइट जीत, युद्ध जो थे वो युद्ध अंग्रेज जीत, सॉरी, अंग्रेज जो युद्ध थे वो जीत चुके थे। अंग्रेजों के युद्ध जीतने के बाद जो जहां जहां से भी राजस्व की प्राप्ति होती थी, जहां जहां से टैक्स इकट्ठा होता था, वो सभी जो किन प्रांतों के अंतर्गत था, जो प्रांत थे आपके बंगाल बिहार प्रांतों के अंदर, वे क्षेत्र जहां से अंग्रेज, जो जहां से पहले नवाबों का अधिकार था, जहां से रेवेन्यू वगैरह प्राप्त होते थे, अब वो सारा एरिया किसके अंडर में चले गया? अंग्रेजों के, ब्रिटिशरों के अंडर में चले गया, ठीक है। कहानी को बढ़ाते हैं आगे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल की गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। अब हमें समझना पड़ेगा, जो बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का गवर्नर था, इसने बंगाल के अंदर द्वैध शासन लगाया। सर द्वैध शासन क्या होता है? अब देखो, द्वैध शासन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो द्वैध शासन को इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। द्वैध शासन होता है, ठीक है, डायरकी इन बंगाल। डायरकी क्या होता है? द्वैध शासन होता है। इसमें दो तरह के टैक्स होते हैं, ध्यान देना। द्वैध शासन के अंतर्गत होता क्या है? द्वैध शासन को लागू किया। द्वैध शासन में दो तरह के टैक्स पब्लिक को देने होते हैं। एक टैक्स तो सीधा आप कंपनी को देंगे, ठीक है। एक टैक्स तो जो होता है सीधा आप ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता है। और जो दूसरा टैक्स होता है, दूसरे प्रकार का रेवेन्यू होता है, वो दूसरा रेवेन्यू आप वहां का जो स्थानीय सरकार है, लोकल गवर्नेंस है, उसको देना होता है, ठीक है। दो प्रकार के टैक्स लगते हैं। तो ये ध्यान रखना, दो बार लगा था। पहली बार बंगाल में लगाया गया था, और बंगाल में द्वैध शासन लगाने वाला जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। द्वैध शासन में मैंने आपको बता दिया दो तरह के टैक्स होते हैं। एक टैक्स नंबर वन जो होता है वो सीधा कंपनी को देना होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो दूसरा टैक्स होता है वो लोकल गवर्नेंस, स्थानीय सरकार को देना होता है। और उस समय जो लोकल गवर्नेंस जिसके अंडर में थी, लोकल लोकल गवर्नेंस जो थी वो राय दुर्लभ के अंडर में थी, ठीक है। राय दुर्लभ मैंने बताया था। राय दुर्लभ कौन था? राय दुर्लभ वही गद्दार आदमी था जिसने युद्ध के समय क्या अपने भाई से गद्दारी की थी। तो राय दुर्लभ उस टाइम पे उनका जो मंत्री था टैक्स इकट्ठा करने वाला, और उसने क्या काम किया, वो भी जो टोटल टैक्स आता था उसके पास में, उसका 81%, 81% भाग जो राय दुर्लभ था, राय दुर्लभ को प्राप्त होने वाला जो राजस्व था, वो उसका 81% भाग किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। तो ये भी ध्यान रखना। तो द्वैध शासन में दो तरह का रेवेन्यू देना होता है, एक सीधा कंपनी को देना होता है, और दूसरा लोकल गवर्नेंस, स्थानीय शासन को देना होता है। उस टाइम पे स्थानीय शासन किसके अंडर में था? तो राय दुर्लभ के अंडर में था। और राय दुर्लभ के पास में जो टैक्स इकट्ठा होता था, जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था, उस रेवेन्यू का 81%, 81% भाग किसको देता था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। इसका मतलब राय दुर्लभ भी ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देता था। अब उसके बाद में, इनके बाद में अगर हम बात करें, तो दोस्तों इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका था देश के अंदर भी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी बहुत सारा भ्रष्टाचार हो चुका था। आप समझ सकते हो बेटरली इस सिस्टम को। तो द्वैध शासन होता है। द्वैध शासन में अगर दूसरे की नियुक्ति आदमी करेगा, तो दूसरा तो भाई भाई खाने को मानेगा, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही थोड़ा बहुत तो इधर उधर। तो वही सिस्टम था। अब हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी में इतने घोटाले हुए, इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका था
कि इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने एक निकाय की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक थे, मैंने आपको कल बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी दो तरह से थी, ठीक है। एक तरफ तो अगर हम बात करें, एक तरफ तो कंपनी के मालिक बैठे थे और दूसरी तरफ जो वहां की सरकार थी, सरकार के कुछ कर्मचारी बैठते थे। ये भी ध्यान रखना, कल वाली वीडियो आप देख लेना, मैंने कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो समझाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक निकाय की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक निकाय की स्थापना की, ठीक है। इसी देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसी दौरान जैसे बंगाल में जो द्वैत शासन लगा था वो 7 साल तक रहा था। बंगाल के अंदर लगने वाला जो पहली बार द्वैत शासन था वो 7 साल तक रहा था। और बंगाल पहले इतना ज्यादा अमीर राज्य था, बहुत ज्यादा अमीर राज्य था, लेकिन इन्हीं 7 सालों में बंगाल के अंदर इतनी गरीबी ला दी अंग्रेजों ने कि जो इतना मिनरल्स थे बंगाल के अंदर, सोना चांदी आभूषण जो भी थे, सबकी लूट मचा दी अंग्रेजों ने। और लूटने के बाद कहां सप्लाई कर दिया, ब्रिटेन भेज दिया। तो यही ध्यान रखना, बंगाल बहुत अमीर राज्य था उस टाइम, लेकिन इन्हीं 7 सालों के अंतर्गत जब तक द्वैत शासन रहा तो बंगाल को खोखला कर दिया अंग्रेजों ने। और इन्हीं 7 साल का जो पीरियड था, जो समय अवधि थी, वही बंगाल को भारत की लूट कहा गया। ये भी ध्यान रखना, बंगाल के अंदर लगने वाला द्वैत शासन 7 साल तक रहा था। इन्हीं 7 सालों का जो समय था, उस समय को बंगाल के अंदर भारत की लूट कहेगा। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत की लूट किसको कहा गया, तो बंगाल में लगने वाला पहली बार जो द्वैत शासन था, जो 7 साल तक रहा था, उसी को बोला गया है भारत की लूट, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद होता है आपका सन 1772 ईस्वी में, 1772 में बंगाल का गवर्नर वारेन होस्टिंग बन के आया। कौन है बंगाल का गवर्नर? वारेन होस्टिंग बनकर आया। फिर उसके बाद में 1772 ईस्वी में ही इसी ने बंगाल में एक द्वैत शासन का अंत कर दिया। जो डायरकी सिस्टम था वो हटा दिया गया। तो बंगाल के अंदर लगने वाला जो पहली बार द्वैत शासन था उसको किसने हटाया? तो बंगाल का गवर्नर बनकर जो आया था 1772 में, जिसका नाम था वारेन होस्टिंग, ठीक है। तो वारेन होस्टिंग ने आते ही बंगाल के अंदर लगने वाला जो द्वैत शासन था उसको हटा दिया, फिनिश कर दिया। उसके बाद आते हैं 1772 में वारेन होस्टिंग ने एक नए पद का सर्जन किया, एक नया पद बना दिया, एक नई पोस्ट जो है स्टेबलाइज की, एक नया पोस्ट बना, जिस पोस्ट का नाम था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो अपॉइंट थी, जो ज्वाइनिंग थी, एक नई पोस्ट बना दी, एक सरकारी नौकरी बना दी, जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आप सभी जानते हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है। 1772 में वारेन होस्टिंग ने एक नए पद का सर्जन किया, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। अब यही ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो शासन था हमारा, वो दो तरह से चला अंग्रेजों का। नंबर एक जो था वो था कंपनी रूल, जब कंपनी शासन करती थी अपने नियमों के अनुसार, और दूसरा था हमारा क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब, क्राउन का मतलब क्या होता है? मुकुट होता है ना क्राउन का मतलब। तो क्राउन का मीन्स मुकुट होता है, और मुकुट का जो शासक होता है, आप जानते हो मुकुट का शासन होता है राजाओं का शासन, ये भी ध्यान रखना। तो कंपनी रूल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से रूल बनाएगी, अपने हिसाब से फॉलो कराएगी, वो था कंपनी रूल। जो कंपनी रूल चला था सन 1773 से लेके 1857 की जो क्रांति हुई थी, मंगल पांडे वाली क्रांति तक। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में कंपनी का शासन कब तक रहा था? 1773 से 1773 से लेकर 1857 तक रहा था। और जब 1857 की क्रांति हुई थी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी से ये अधिकार दे दिए गए थे, और सारे के सारे अधिकार ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के अंडर चले गए थे, ठीक है। उसके बाद कंपनी 1857 तक तो कंपनी का रूल था, लेकिन 1858 से और देश आजादी के समय तक 1947 तक किसका शासन रहा? क्राउन रूल रहा, मुकुट शासन, क्राउन रूल, ठीक है। ब्रिटेन की महारानी के अंडर से सारी चीज चलती थी। अब उसके बाद हम बात करेंगे सन 1773 की, 1773 में भारत में एक एक्ट आया, जिस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता था उसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। जब भारत में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ हुआ करता था, ठीक। उसके बाद इसी ने एक गुप्त समिति बनाई। इसी ने क्या किया? जो लॉर्ड नॉर्थ था, जो पीएम था ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन का जो पीएम था दोस्तों, उसने एक सीक्रेट कमेटी बनाई, एक गुप्त समिति बनाई।
ठीक है। और गुप्त समिति बनाने के बाद में 1773 में ही 1773 में ही क्या हुआ, 3 स्थान कौन कौन से, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। कलकत्ता, बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे, पहले अलग अलग गवर्नर होते थे ना, ये कलकत्ता का गवर्नर अलग होगा, बंबई का गवर्नर अलग होगा, मद्रास का गवर्नर अलग होगा। इनके नाम सुन लो एक बार। कलकत्ता का न्यू नाम कोलकाता, बंबई का न्यू नाम महाराष्ट्र है। अब कमेंट आएगी आपकी सर महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है। बंबई, जब महाराष्ट्र अलग राज्य बना तो पहले उसका नाम बंबई था। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना राज्यों का पुनर्गठन, उसमें समझाऊंगा सारी चीजें, तो ध्यान रखना ये बंबई का नया नाम, वैसे मुंबई बोलते हैं बंबई को, लेकिन बंबई का नया नाम सर्जित हुआ था महाराष्ट्र के रूप में, ठीक। महाराष्ट्र की कैपिटल बनी थी मुंबई। अब ये ध्यान रखना बंबई का नया नाम मुंबई है और बंबई का हमने चेंज करा था महाराष्ट्र में। लेकिन यहाँ अगर हम शॉर्टकट बता तो कलकत्ता का नया नाम कोलकाता, बंबई का नया नाम मुंबई और मद्रास का नया नाम चेन्नई, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और वैसे तमिलनाडु बोलेंगे इसको उस टाइम पर, उस टाइम में 1773 के अंतर्गत ये था तमिलनाडु, ठीक। तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इनके अंदर जो 3 गवर्नर की नियुक्ति हुई थी, अब वे तीनों के तीनों गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अंडर में ही काम करेंगे। और बंगाल के गवर्नर कौन था, वारेन होस्टिंग। तो इन्हीं तीनों जो ये प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन रहेंगे, उसी के अंडर में काम करेंगे ये तीन भी। तो सबसे बड़ा गवर्नर कौन हुआ, बंगाल का गवर्नर, मेन तो वही हुआ ना। उसके अंडर में कौन काम करेंगे, कलकत्ता का गवर्नर, बंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर, ठीक। तो ये समझना। तो यहाँ लिखा है कलकत्ता, बंबई, मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के ही अंतर्गत काम करेंगे, अंडर में काम करेंगे उसके। उसके बाद इसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था सबसे बड़ा तो वही था, वारेन होस्टिंग उस टाइम पे। तो बंगाल का गवर्नर उसे ही बोला जाने लगा, और जब बंगाल का गवर्नर उसे ही बोला जाने लगा तो वही सबसे ज्यादा पावर तो उसी के अंडर में होगी। उसके बाद आया बंगाल का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन होस्टिंग था। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अंडर सर्कल कर लो, सबसे ज्यादा पूछेगा ये। वन लाइनर बुक्स पढ़ते हो ना आप, उनमें यही मिलेगा आपको, बंगाल का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, तो होता लॉर्ड वारेन होस्टिंग, ठीक है, वारेन होस्टिंग। उसके बाद आता है 1774। 1773 में सारी चीजें हो गई थी, जो तीनों गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अंडर काम करेंगे। लेकिन ठीक अगले वर्ष 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कोलकाता जो था, कलकत्ता के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट स्टेबलाइज किया गया। इस सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज था, ठीक है, इसमें एक जज व 3 अन्य जज की नियुक्ति की गई। जो भाई कोलकाता 1774 में कोलकाता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। उस सुप्रीम कोर्ट में एक तो मुख्य जज और एक मुख्य न्यायाधीश और जो 3 न्यायाधीश थे वो अन्य न्यायाधीश थे, सहायक न्यायाधीश बोलते हैं उनको। तो जो मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम था चीफ जस्टिस बोलते हैं, चीफ जस्टिस लॉर्ड एलिजा इम्फे, ठीक है। जो मेन जज था कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का, जो मेन जज था, मुख्य न्यायाधीश था, जिसका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्फे, ठीक है। लॉर्ड एलिजा इम्फे के अंडर में 3 जो सहायक जज थे वो काम करते थे। अदर जज, एक का नाम था लॉर्ड हाइड, दूसरा था लॉर्ड चेम्स और तीसरे का था लॉर्ड लिमेस्टर। लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेम्बर्स और लॉर्ड लिमेस्टर, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इतना। तो मेन जज जो था कलकत्ता 1774 में जो कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, उसका जज कौन था, पहला उसका जज था लॉर्ड एलिजा इम्फे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोबारा, तो इसी जब ये एक्ट पारित हुआ, इसी एक्ट ने इस अधिनियम से सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने की जो प्रथा थी, जो गिफ्ट लेते थे सरकारी कर्मचारी, पहले गिफ्ट लेते थे और जब किसी पे गिफ्ट लेंगे तो फिर उसका एहसान मानते थे, ठीक है। तो ये जो गिफ्ट लेने वाली जो रूल था ना, इसको बंद कर दिया गया, कोई भी सरकारी अधिकारी गिफ्ट उपहार नहीं लेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसी अधिनियम से ये चीज हटाई गई थी, उपहार लेने की, जो उपहार लेने में प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब लॉर्ड एलिजा इम्फे जज बनकर इंडिया आए, उसके बाद से जो वारेन होस्टिंग था, वारेन होस्टिंग ने अपनी शक्तियों का जो प्रयोग था वो गलत रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। वारेन होस्टिंग में वारेन होस्टिंग था बंगाल का गवर्नर, उसने जो अपनी पावर्स थी उनका गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया। और जब गलत प्रयोग करना शुरू किया तो उसकी आवाज उठाई कोर्ट ने। उसके बाद वारेन होस्टिंग ने क्या किया, जो चीफ जस्टिस था लॉर्ड एलिजा इम्फे के साथ मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली, और दोस्ती करने के बाद में अपनी शक्तियों का प्रयोग गलत करने लगा।
जब अपनी शक्तियों का प्रयोग उसने गलत किया, अपनी पावर्स का प्रयोग उसने गलत किया, पावर्स का जो यूज था वो गलत किया, तब उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत, उसके विरुद्ध आवाज उठाएगी। जो आवाज उठाई थी किसने, ये ध्यान रखना, उसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले जो थे वो थे विरोध करने वाले नंद कुमार, दूसरा था चैत सिंह और तीसरा था घसीटी बेगम। ये इंपोर्टेंट है। वारेन होस्टिंग के खिलाफ विद्रोह करने वाले, वारेन होस्टिंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोग कौन थे? तो था नंद कुमार, चैत सिंह, घसीटी बेगम। ये थे कौन? नंद कुमार और जो चैत सिंह थे, ये दोनों के दोनों मीर कासिम के दरबारी मंत्री थे। मीर कासिम की फाइट हुई थी ना अंग्रेजों के साथ में, तो मीर कासिम के दरबारी मंत्री थे। और जो घसीटी बेगम थी वो मीर कासिम की मौसी थी। ये भी ध्यान रखना, क्या थी? मौसी थी। मौसी, माँ की बहन मौसी होती है, ठीक है। उसके बाद 1784 में, 1784 में नंद कुमार को फांसी दे दी गई। ये भी ध्यान रखना। तो इतना जो सिस्टम है ये ध्यान रखना। वारेन होस्टिंग के खिलाफ किस किसने आवाज उठाई थी? वारेन होस्टिंग के खिलाफ ब्रिटेन में आवाज उठाई जाती, ये भी ध्यान रखना। तो वारेन होस्टिंग के खिलाफ जो आवाज उठाई गई थी वो नंद कुमार, चैत सिंह, घसीटी बेगम ने उठाई थी। नंद कुमार और चैत सिंह कौन थे? मीर कासिम के दरबारी मंत्री थे, और घसीटी बेगम मीर कासिम की मौसी थी, ठीक है। तो ये अब मैंने आपको बताया डायरकी सिस्टम क्या होता है। डायरकी इन बंगाल, बंगाल के अंदर द्वैध शासन, पहली बार द्वैध शासन कब लगा था? तो ये ध्यान रखना, पहली बार द्वैध शासन बंगाल के अंदर लगाया गया था और 7 साल तक बंगाल के अंदर रहा था। पहली बार लगने वाले या बंगाल में लगने वाले द्वैध शासन को किसने हटाया था? ये लगाया किसने? द्वैध शासन लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। दो तरह का टैक्स होता है इसमें, एक सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता है, और दूसरा जो होगा वो दूसरा जो वहां की लोकल गवर्नेंस है, स्थानीय सरकार है, उसको देना होता था। और वो स्थानीय सरकार वाला जो मंत्री था वो भी उसका 81% भाग उस टैक्स का ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। ये ध्यान रखना। तो बीच में तो वो हो गया ना, वो कहते हैं उसको भाई दलाल वगैरह बोलते हैं, ठीक है, कमीशन बनाया था उसने अपना। लेकिन इसी 7 साल के पीरियड को बंगाल के अंदर जब ये 7 साल तक लूट मची, सब कुछ खसोट दिया गया, लूट खसोट मची, जितने भी हमारे मिनरल्स थे वो निकाले जाने लगे, हीरे, सोना, चांदी, जवाहरात सब हमसे छीनने लगे, और कहां पे भेज दिए? ब्रिटेन के अंदर भेज दिए, यूरोप तक उनका प्रसार होने लगा, ठीक है। तो इन्हीं 7 साल के पीरियड को क्या कहेगा? भारत की लूट कहेगा। अन्यथा इससे पहले बंगाल भारत का सबसे अमीर प्रांत था, और आज के टाइम में बंगाल की जो स्थिति है वो आप सभी जानते हो। तो ये नोट्स है, कल की जो क्लास होगी मैं उसमें थोड़ा आगे लेकर चलूंगा कहानी को। तब तक जो है आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप वीडियो लेक्चर लोगे और इन्हें पढ़ के देखोगे तो वास्तव में सच्चाई है। ये कमेंट आया था कि सर मतलब ज्यादा सा करा करो, ठीक है भाई, ज्यादा कराओगे हैंग हो जाओगे। और मैं बता दूं फिलहाल अगर नोट्स वगैरह चाहते हो तो नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे जो है मैसेज कर सकते हो। बाकी एग्जाम कुंज जो है इसको आप लाइक करो, शेयर करो, और भाई कमेंट भी करें, बिल्कुल समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सारा होकर रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और भाई मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार।